हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो यार कैसे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं अच्छी तरीके से। देखो जैसा कि आप जानते हैं कि यार हमने आप लोग के लिए नया टाइम टेबल के हिसाब से फटाफट से वीडियोस डालने शुरू कर दिए हैं वापस से। वैसे आप एक चीज जानते हो कि आपका पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, साइंस पूरा, मैथ्स पूरा एंड आपका पूरा सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स ये पूरा कंप्लीट है। तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप बस सर्च करो, उसके लेक्चर्स आपको वीडियोस के फॉर्म में देखने मिल जाएंगे। आपको जो चैप्टर चाहिए वो आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में भी, वीडियो सेक्शन में भी सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट यूट्यूब पे भी जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो हम क्या लेकर आए हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हम साइंस के एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि उस क्वेश्चंस के कैसे हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसा आपको आंसर करना है वो उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो जितना हो सके हमारे कॉन्सेप्ट समझ के ले लो, उसके बाद आपको बस अपने जो भी आपके पास नोट्स हो या फिर जो भी आप फॉलो करते हो उससे अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, ठीक है। तो चलो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा वीडियो होगा लेकिन इफेक्टिव होगा। ऑलरेडी आप जानते हो कि 7th स्टैंडर्ड का हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 मतलब एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का लेक्चर 2। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसका जितना बचे कुछ क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के फॉर्म में हम आपको बता देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए, और जेआर ट्यूटोरियल का ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जेआर ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करके रख लो फटाफट से, और तो जरूर से कर लेना। और जितना हो सके चैप्टर्स पढ़ते रहना, पूरा अपलोडेड है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये हमने पिछले लेक्चर में ही सॉल्व कराया था, आप जाके देख सकते हो। एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन जो भी हमने पढ़ाया हुआ है पूरा कंप्लीट है, ठीक है। तो आज हमारा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केच एंड डिस्क्राइब प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स क्या होता है, एनिमल सेल्स क्या होता है। वैसे ये चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन फिर भी यहां पे हम लोग थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से प्लांट सेल दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यहां पे आप देखोगे कि ये रहे प्लांट सेल। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द प्लांट सेल। क्या है ये आपका है प्लांट सेल। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल जो होता है वो हमेशा ना एनिमल सेल से, ये क्या है आपके लिए एनिमल सेल है, ये आपका एनिमल सेल है। तो हमेशा याद रखना कि प्लांट सेल हमेशा एनिमल सेल से बड़ा होता है साइज में। और प्लांट सेल के अंदर यहां पे मैं थोड़ा सा एक पार्टीशन खींच देता हूं, इधर आपका एनिमल सेल है, इधर आपका प्लांट सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल में एक चीज हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे कि प्लांट सेल में ना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और वही आप एनिमल सेल में अगर देख रहे हो तो एनिमल सेल में आपको कोई भी क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे ह्यूमन बॉडी है, हमारा एक इंसान शरीर है, तो हर एक का एक बॉडी होता है वो सेल से बना होता है। लेकिन दुनिया में जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, तो प्लांट्स किससे बन रहा है, प्लांट के सेल से बन रहा है। और एनिमल्स किससे बन रहे हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, टाइगर, लायन, ह्यूमन बींग्स, मंकी, जितने भी जानवर है ये सभी इस टाइप के सेल से बनते हैं। बस उसका थोड़ा पैटर्न अलग अलग होता है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम होती है। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाता है, उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, सनलाइट का एब्जॉर्ब करता है, पानी को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और वो क्लोरोफिल की वजह से अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। तो इसीलिए यहां पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं, एनिमल सेल के अंदर एटीपी नहीं बनता, यानी कि जो एनर्जी बनती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में वो नहीं बनती। हम लोग को खाना बाहर से लाना पड़ता है, सब्जी उगानी पड़ती है, कोई भी चीज नॉनवेज भी है तो उसको लाना पड़ता है, उसको पका के खाना पड़ता है, तब हमारे अंदर एनर्जी आती है, ठीक है ना। लेकिन प्लांट क्या करता है, सीधा लिया, धूप, आ गया एनर्जी ठीक है ना। तो उसके अंदर वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से एनर्जी आती है, ठीक है, ठीक है। फिर आप देखोगे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट है। आप देखो एनिमल सेल के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है। ये सभी चीज, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडी आपको देखने मिल जाएगा, गोल्गी अपैरेटस होता है, यहाँ पे भी आपको गोल्गी बॉडी देखने मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी गोल्गी बॉडी होता है। साइटोप्लाज्म होता है जो न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, व्हाइटिश कलर जेली लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म होता है। सेम यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म होगा, कहां लिखा है देखो, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। जो भी सेल ऑर्गेनल्स को छोड़ के जो भी व्हाइटिश कलर का हिस्सा जो दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। सेल वॉल होता है, बाहर का कवच, बाहर का कवच सेल वॉल होता है। फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। तो अंदर का कवच, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें सेल वॉल, बाहर का कवच नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन यहां पे भी है, सेल मेम्ब्रेन यहां पे भी है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक और फर्क क्या होता है कि प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल वॉल जो है, मतलब बाहर का जो कवच होता है सेल का बचाने के लिए उसको, तो वो प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पे भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रफ वाला, स्मूथ वाला दोनों प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है।
लाइसोसोम, सुसाइडल बैग्स, याद है मैंने पढ़ाया था ये सब चीज। तो आप जाके इस चैप्टर का ना, जिसमें मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा है, वो चैप्टर भी, वीडियोस भी देख सकते हो। 7th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 11 सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा सर्च करो, आपको हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो लेक्चर्स देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन है, ये तो आपको लर्न करना है। ये तो बस आपको मैं समझा रहा हूं कि इस प्रकार से लर्न करना है आपको, ठीक है ना। हमारा एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का पढ़ाने का मकसद क्या है? सिर्फ लर्न करवाना, ठीक है। तो ये सब चीज फटाफट से लर्न कर लो, बहुत ईजी लगेगा आप लोग को, ठीक है। कोई परेशानी यहां तक समझ में आ गया? तो प्लांट सेल, एनिमल सेल क्या होता है और क्या क्या सेल का स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट है, क्लियर है, बहुत ज्यादा ही सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट, क्लियर है, आगे समझ में, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द यूजेस एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बहुत सारे यूजेस भी होते हैं और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो यूजेस क्या होता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कहां कहां काम आते हैं? तो देखो, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लैक्टोबैसिली, ठीक है, लैक्टोबैसिलाई। ये क्या करता है पता है? मिल्क को ना कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। मतलब हमको अगर दही चाहिए तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, अगर वो नहीं रहेगा तो उसके बिना हमारा जो दही है वो बन ही नहीं सकता। मतलब सोचो, अगर ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता ही नहीं, ये बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है ना, बैक्टीरिया, तो अगर ये बैक्टीरिया होता ही नहीं तो हम दही कभी जिंदगी में खा ही नहीं पाते, ठीक है। तो दही बनाने के लिए ये बैक्टीरिया जिम्मेदार है, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या यूजेस है मुझे बताओ? बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं? बहुत सारे मेडिसिन बनाने में, ठीक है। बहुत सारे मेडिसिन बनाते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि पेनिसिलिन, ठीक है ना। पेनिसिलिन जो था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था इसको, करेक्ट है जहां तक मुझे लगता है। और पेनिसिलिन जो है एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है, तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद हुआ ना, एंटीबायोटिक का काम करता है, यानी हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है, यानी कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको बूस्ट करने के लिए काम आता है हमारा एंटीबायोटिक्स। तो पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक्स है जो सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। तो वो भी मेडिसिन के तौर पर हमें काम आता है। इसके अलावा कई सारी चीजें आप देखने मिल जाएंगे, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक और हमारा क्या होता है, इसको यूजेस हो सकता है, क्या बोलो? ईस्ट नाम का एक फंगस होता है, ईस्ट, ये क्या है? एक कैटेगरी का फंगस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। जो आप जानते हो कि जब भी पाव बनता है, पाव आप जानते हो, वड़ा पाव वाला पाव, या फिर ब्रेड बोल लो, या फिर केक्स बोल लो, ये सभी में इस्तेमाल होता है ताकि उसको फ्लफी बना सके। आपको पता है पाव नरम क्यों होता है? पाव में जब बनाते हैं उसको, आटा जब साना जाता है तो उसमें ना थोड़ा सा ईस्ट मिला दिया जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया, यानी जो फंगस है वो आने लगते हैं और धीरे धीरे उसको खाने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोजिशन होने लगता है, जिसके वजह से वो फ्लफी बन जाता है, ठीक है। लेकिन वो एडिबल है, हम खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं खाना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी होता है। तो ये सब उसके यूजेस हो गए। और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, क्या क्या हमें नुकसान पहुंचता है, हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें, बहुत सारे ऐसे वायरसेस है जो हमें क्या करते हैं? बीमार करते हैं। बहुत सारे ऐसे वायरस है जो डिसीज पैदा करते हैं। डिसीज मतलब आप जानते हो बीमारियां, जैसे आज के डेट में हमने अब पढ़ा कोविड, तो कोविड में एक वायरस था जिसका नाम था क्या नाम था? नाम ही वायरस था उसका, कोरोना वायरस, ठीक है ना। तो कोविड जो था दैट इज, ठीक है ना, कोरोना वायरस डिसीज, ऐसा COVID, ठीक है ना, कोरोना वायरस डिसीज जो था, तो ये एक हो गया। वैसे इसके अलावा कई सारे ऐसे डिसीज जो है वो आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे आपका टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। टीबी के अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोलियो, आपने देखा होगा, तो पोलियो भी एक बीमारी है जो कि किससे होता है? वायरस की वजह से होता है। तो बहुत सारे वायरस के वजह से कुछ डिसीजेस जो हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, मतलब जो भी आपको बीमारी की नाम याद आए आप उसमें लिख सकते हो। इससे और क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होता है मुझे बताओ? बहुत सारी बीमारियां होती है, साथ ही में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर भी ऐसे बीमारियां हो जाती है। प्लांट्स के वजह से वायरस जो आता है ना, तो वायरस में भी प्लांट्स खराब हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस एक है जो प्लांट्स को भी बेकार करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें, क्लॉस्ट्रीडियम नाम का एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है? फूड पॉइजनिंग करता है। मतलब खाने में अगर वो चला गया तो हमारा फूड खराब हो सकता है, जिसके से हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आपको देखने मिल जाएंगे, हार्मफुल इफेक्ट देखने मिल जाएंगे। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या फिर जो हमारे फंगस हो, ये हमारे लिए अच्छे भी हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डेडली है। मतलब उसको ना, मतलब इतना खतरनाक बीमारी लग सकती है, इतना खतरनाक चीजें नुकसान हमें कर सकती है कि हम सोच भी नहीं सकते। करेक्ट है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या चीजें होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें गिव रीजंस है।
तो आप इसको ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप इसको याद करोगे तो प्रॉपर तरीके से याद करना, आपके जो भी नोट्स है या फिर जो भी आपकी फॉलो करते हो डाइजेस्ट वगैरह जो भी है उससे अच्छे से पढ़ना। लेकिन हम आपको इसका मीनिंग बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है और क्या क्या इसके अंदर चीजें पूछी गई है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनना, हर एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। डिसीज स्प्रेड ऑन ए लार्ज स्केल ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हैवी रेनफॉल एंड फ्लड्स। मुझे बताओ जब बारिश ज्यादा होती है या फिर जब बाढ़ आता है तो डिसीज फैलता है। तो मुझे एक बात बताओ इसका रीजन क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, जब भी कोई बारिश वगैरह आती है, ठीक है, हैवी रेनफॉल जब होता है तो उसमें क्या होता है कि जो भी समझ लो डंग से, ठीक है ना, जो भी, देखो मैं पूरा आंसर नहीं लिखा रहा हूं, ये आप जानते हो। एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है आपको मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था। इसमें हम आपको जो लिखा रहे हैं उसको आप एज इट इज याद मत करो, उसको समझो, वो कॉन्सेप्ट है आपका, वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर आप जब लर्न करोगे तो आपको इजी लगेगा। आपके आंसर्स को तो आपको लर्न करना है जहां से आपको मिल रहे हैं नोट्स या फिर जहां से आपको मिल रहे हैं डाइजेस्ट वगैरह आप फॉलो करते हो, स्कूल में आपको लिखाया जाता है, वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको कंसेप्ट के तौर पर समझो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो होता क्या है कि बारिश के समय में जब बहुत सारे डंग्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हो जाएंगे, कई सारे ऐसे चीज है जो पानी के साथ, वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, एक तरीके से मिक्स हो जाते हैं। जब वाटर के साथ वो मिक्स हो जा रहे हैं तो मुझे एक बताओ, जब बाढ़ आया हुआ है, पूरा पानी फैला हुआ है, तो मुझे एक बताओ कि जो भी गटर होगा, नाले होंगे, उसको क्या बोलते हैं, सीवेज। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीवेज जो होगा, वो सीवेज क्या करेगा, पूरा फैल जाएगा। और नदी का पानी, बारिश का पानी, सीवेज गटर का पानी और कई सारे जो आपके बाथरूम से भी गंदा जो निकलता है, समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश करो, बाथरूम वाला डंग हो गया, काऊ डंग हो गया, कचरा हो गया, ये सभी चीज पानी में मिल जाएंगे। और वो पानी क्या होता है, पूरे शहर में, पूरे गांव में फ्लो होता है। और वही पानी पूरा फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर कितने हार्मफुल बैक्टीरियाज, कितने जर्म्स, कितने वायरसेस होंगे उसके अंदर, और वही हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं, हम उसके ऊपर तैर के जा रहे हैं, उसमें से घुस के जा रहे हैं, हमारे कमर तक पानी भर गया है, तो उसके वजह से क्या हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां जो है वो पैदा हो सकती है। करेक्ट है, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती है। समझ में आ गया कि इसका आंसर आप कैसे कर सकते हो, तो यही रीजन है उसका। दूसरा क्या है, क्वेश्चन पूछा यहां पे, ध्यान से समझोगे, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फूड पॉइजनिंग इफ वी ईट स्टेल फूड। ठीक है, मतलब अगर हम लोग स्टेल वाला, मतलब ठेले वाला फूड खाते हैं, जो बाहर का फूड होता है, जो नॉर्मली बेचा जाता है, फास्ट फूड या फिर ऐसा, तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या कारण हो सकता है इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, चाहे आप स्टेल फूड खाओ, खराब वाला फूड जो थोड़ा सा बासी हो जाता है, बासी फूड जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर वो सब फूड खा रहे हो तो चांसेस यही है कि उसके अंदर क्या आ जाएंगे, हार्मफुल पैथोजेंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे उसके अंदर, हार्मफुल पैथोजेंस आ जाएंगे, फंगस उसके अंदर आ जाएगा। तो अगर उसके अंदर ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगस वगैरह आ गया है और अगर उसको हम लोग खा रहे हैं ऑब्वियसली, तो क्या हो सकते हैं, हम बीमार जो है वो हम लोग पड़ सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं, हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। क्योंकि देखो ये सब चीजें जो होती है ना, इसके अंदर बैक्टीरिया, फंगस जो है वो आने के बाद क्या हो जाता है, इन्फेक्शन फैलने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप ऐसे फूड खा रहे हो तो आप ऑब्वियसली बीमार जो है, डिसीज जो है वो आ सकते हैं आपके अंदर, बीमार पड़ सकते हो। करेक्ट। तीसरा, सॉइल इज टर्न ओवर ड्यूरिंग टिलिंग। ठीक है, तो जब टिलिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो सॉइल जो है वो टर्न ओवर किया जाता है। तो नॉर्मल तौर पे अगर मैं बात करूं यहां पे कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सॉइल जो है, टॉप लेयर जो है ना, वो लोअर लेयर से मिक्स होता है। कि टिलिंग का मतलब क्या होता है कि उसको खुदाई की जाती है और टॉप लेयर जो होता है, ठीक है, उसको मिक्स किया जाता है लोअर लेयर के साथ, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि जो आपका सॉइल जो होता है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से टिलिंग प्रोसेस में चले जाता है, मिक्स हो जाता है। करेक्ट है यहां पे, जिसके वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना सॉइल का, वो एक अच्छी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कर पाता है। ठीक है, कर पाता है, और जिसकी वजह से आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब एक तरीके से जो अच्छा जो चीज उसके अंदर प्रेजेंट है, जो उसके लिए बहुत नेसेसरी होता है, वो एक तरीके से उपजाऊपन में लेके आता है। और इसीलिए जो खेत होती है ना, खेत, उसमें डायरेक्टली बिया नहीं डाला जाता, उसको पहले प्लविंग किया जाता है, खेत को जोता जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि मिट्टी ऊपर आती है, जिसके वजह से जो भी उसके अंदर अच्छी चीजें होंगी, मैटर्स प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स जो प्रेजेंट होंगे, जो अच्छी चीजें हैं वो ऊपर आ जाएगी, जिसके वजह से उपजाऊपन, फर्टिलिटी उसका बढ़ेगा। ठीक है, फिर वही अगर मैं बात करूं, फंगस ग्रोस क्विकली इन द मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशन। फंगस जो होता है ना, फंगस उसको ना, जो गीली चीजें होती है, खासकर वाटर बेस्ड जो होती है या फिर मॉइस्चर जो होता है, उससे बहुत ज्यादा लगाव होता है, बहुत ज्यादा प्यार होता है। प्यार मतलब वैसा वाला प्यार मत समझना, प्यार मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसे ह्यूमन बींग्स को खाना बहुत पसंद है, ह्यूमन बींग्स को आराम करना बहुत पसंद है, ये सब चीजें होती है ना, एंटरटेनमेंट पसंद है, वैसे इसको पानी या फिर जो उसके रिलेटेड जो मॉइस्चर जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, मतलब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, मतलब सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो होता है, फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, क्या है वो, फेवरेबल कंडीशन उसके लिए है। तो फंगस ग्रो करता है बहुत ज्यादा क्विकली जब भी उसको ऐसा कंडीशन मिलता है। ठीक है, पांचवा क्या क्वेश्चन पूछा है, ए रेफ्रिजरेटर इज यूज इन ऑलमोस्ट एवरी होम।
मुझे एक बात बताओ, जो भी आप खाना बनाते हो कभी ना कभी तो बच जाता होगा, जो भी आप सब्जियां लाते हो वो ऑब्वियसली हर बार तो जाके लाते नहीं होंगे कि आज मुझे खाना बनाना है मैं जाके सब्जी लेके आता हूं, मुझे दोपहर में खाना बनाना मैं जाके सब्जी लेके आता हूं, मुझे शाम को खाना बनाना है मैं सब्जी लेके आता हूं, ऐसा तो होता नहीं है। तो जितने भी फूड हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, हम लोग एक ही बार लाते हैं, पूरा हफ्ते का या फिर 4 दिन का 5 दिन का लाते हैं। तो उसको स्टोर करने के लिए हमें एक ठंडी जगह चाहिए होती है, कूल जगह चाहिए होती है, यानी लेस देन एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस, जो रूम टेम्परेचर बोला जाता है, उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं आए, क्योंकि बैक्टीरिया फंगस वगैरह होता है जो जितना गर्मी उसको मिलेगा उतना वो अटैक करते हैं, और जितना ठंडा रहेगा वो डरते हैं। तो ठंडी चीज के ऊपर जल्दी अटैक नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि उनका फेवरेबल कंडीशन नहीं है वो। तो हम यहाँ पे इसके लिए रेफ्रिजरेटर में बहुत सारी चीजें रखते हैं ताकि वो ज्यादा देर तक अच्छा रहे, उसके अंदर जर्म्स बैक्टीरिया फंगस ना अटैक करे। और इसीलिए सबके घर में आप देखोगे तो फ्रिज होता ही है, रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड राइजेस ड्यूरिंग बेकिंग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या डाला जाता है, ईस्ट डाला जाता है। तो ईस्ट डालने की वजह से क्या होता है कि एक जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से उसमें से निकलने का कोशिश करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो उसको वो फुला देता है, एक तरीके से वो राइज हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फिर फॉडर इज सोक्ड इन वाटर बिफोर ऑफरिंग टू कैटल। जो कैटल्स होते हैं यानी जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं, गाय के बछड़े या फिर जो बफेलो होते हैं, उनके जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, पानी में किया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो भी फॉडर है उसको पानी में सोक किया जाता है ताकि जो सीड्स है ना वो अलग हो जाए और वो हार्वेस्टिंग के दौरान में उसको काम आ सके। ठीक है, तो जो सीड्स है उसको अलग करने के लिए और बाकी ये सब चीजें करने के लिए ना ये काम आता है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी थोड़ा बढ़ जाएगा, और इस प्रकार से वो सब चीजें को परफॉर्म किया जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी थे 6 के 6 गिव रीजंस, इसका मीनिंग हमने आपको समझा दिया। अब आपको इसको लर्न करना है, जितना हो सके याद करो। देखो हम ऐसे हैं कि देखो आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ाया हमने, पूरा चैप्टर पढ़ा के खत्म किया हुआ है, कब का आराम कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको ये सब चीजें मतलब उसके कॉन्सेप्ट को भी समझा रहे हैं। तो ऐसा कौन करता है यार? ऐसा हम लोग करते हैं, JR ट्यूटोरियल्स करता है। तो इतना मेहनत शायद ही कोई करता है। इतना मेहनत के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो स्टॉप करेंगे और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन इस चैप्टर का हमारा जो प्रोसेस है, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 11 ये होता है कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 12 के आप लोग लेक्चर्स देख लेना जाके फटाफट से, फिर उसके एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन भी तुरंत आ जाएंगे, फटाफट से आ जाएंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और क्या सजेशंस आप देना चाहते हो और क्या हम लोग पढ़ा सकते हैं आप लोग को जरूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप पढ़ते रहो, अच्छे से मार्क्स लाते रहो। वीडियो पसंद है लाइक शेयर, और पहली बार चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।